नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कल मिडिल ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ छाई रही। वो न्यूज़ ये थी कि इराक की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह और हूती, जो दो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड ग्रुप है और ईरानियन अलाइंड ग्रुप है, और दूसरा हूती जो आज के दिन नॉर्थ यमन के ऊपर रूल भी कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है यमनी पॉलिटिक्स के अंदर। इन दोनों ग्रुप्स को टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया है इराकी गवर्नमेंट ने। बाद में उस चीज़ को बैक ट्रैक भी कर दिया इराकी गवर्नमेंट ने, और इराकी गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब प्रिंटिंग एरर या कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से इन दो ग्रुप्स का नाम आ गया, वरना हम तो उन्हीं एंटिटीज़ को ही डेजिनेट कर रहे थे टेरर ग्रुप्स, जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, स्पेसिफिकली अलकायदा और इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। हम इन दोनों को ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रुप को आप जब टेरर एंटिटी डिक्लेयर कर देते हो तो उसकी जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको आप फ्रीज करने का आपके पास राइट होता है, और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको आप अरेस्ट कर सकते हो। तो बट ये इतना, इस डेजिनेशन के बाद इतना क्यों रोला मचा पूरे इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वाइडर मिडल ईस्ट और इंडिया के लिए, आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल पुतिन साहब भी इंडिया की विजिट के ऊपर आए हुए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट दौरा है, उसके बारे में हम आने वाले दिनों में उसको हम फॉलो करते रहेंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट होनी है और क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इंडियन और रशियन रिलेशंस के बीच में। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इसी न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल ये न्यूज़ पूरे पूरे सारे मिडिल ईस्टर्न न्यूज़पेपरों में छाई रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वो सरप्राइज़ कैसे था वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ा हमारे को पहले ये समझना होगा कि इराक ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इन दो ग्रुप्स का, हिजबुल्लाह और हुतीस को टेरर एंटिटी डिक्लेयर करने का क्या मीनिंग जाता है। क्या क्या ईरान कमज़ोर हो गया है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, या कुछ और डीपर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हम उसको थोड़ा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इराक हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है ईरान के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सद्दाम हुसैन ने जब इन्वेड किया था ईरान को आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन, उसके बाद से ही ईरान के लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहती है कि अपने नेबरहुड को स्टेबल रखना और वहाँ अपनी डोमिनेंस को बनाए रखना, और उनके लिए हमेशा ही इराक थ्रेट रहेगा जब तक वो किसी एनिमी पावर के हाथ में है। तो इराक हमेशा ही ईरान का इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक वो रहा है, एक स्टेट रहा है ईरानियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और वो चाहते हैं कि इराक को हमेशा ही अपने कंट्रोल में रखना। और स्पेसिफिकली 2003 के बाद जब सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो कर दिया वहाँ से, और अमेरिकन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया बगदाद और अदर मेजर सिटीज़ जो भी हैं इराक की उनको, उसके बाद ईरानियन इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहा इराकी सोसाइटी के अंदर, और वो इतना हद तक बढ़ गया कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इराक के अंदर ये भी ईरानियन बैक्ड ग्रुप तय करने लग गए। और ये जो ईरानियन बैक्ड ग्रुप है इनको इराकी सोसाइटी में बोलते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस या फिर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, पीएमयू। तो ये जो ग्रुप है ये स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया था आईएसएस से लड़ने के लिए, क्योंकि आईएसएस ने 2013 के बाद एकदम काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज को कंट्रोल करने लग गया था इराकी पॉलिटिक्स के अंदर और इराकी स्टेट के अंदर। स्पेसिफिकली नॉर्थ जो इराक था जिसका कैपिटल है मोसूल, वो सारे के सारे एरिए को इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ने इसलिए जीत लिया था क्योंकि जो सुन्नी लोग हैं इराक की सोसाइटी के अंदर उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया जब से ईरानियन इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुई इराकी सोसाइटी के अंदर आफ्टर 2003। क्योंकि शिया मेजोरिटी में है इराकी सोसाइटी के अंदर, दूसरे नंबर पे सुन्नी आते हैं। तो सुन्नी, क्योंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी था तो उनको ये लगा कि अब सुन्नियों को पावर से निकालने का सही टाइम आ गया है और उनसे बदला लेने का टाइम भी आ गया है। तो बहुत सारे ग्रुप्स ने सुन्नियों को टारगेट करना स्टार्ट किया और बहुत सारों के घरों पे कब्जा कर लिया, स्पेसिफिकली सिटी जो उनके कैपिटल है बगदाद उसके अंदर। तो जब से ही सुन्नियों को मतलब मार्जिनलाइज करना, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना, ये इराकी सोसाइटी में एक अनसेड रूल सा बन गया था। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो मोस्टली, क्योंकि इराक के अंदर प्राइम मिनिस्टर शिया ही बनते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखा है लेकिन ये अनसेड रूल है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर कि शिया ही हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा इराक के अंदर, और सुन्नी हमेशा प्रेसिडेंट रहेगा या स्पीकर रहेगा। तो स्पीकर अगर सुन्नी है और प्राइम मिनिस्टर शिया है और प्रेसिडेंट कर्डिश जो पॉपुलेशन है जो नॉर्थ में इराक के थोड़े से एरिया में, वहाँ पर उसको हम एक सेरेमोनियल पोस्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट की मेन पावर जो होती हैं इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी कर्डिश पॉपुलेशन के किसी भी एक लीडर को। तो इराकी सोसाइटी में 2003 के बाद शिया इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और शिया जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, स्पेसिफिकली नूर अल मलिकी जो 2 बार इराकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इराक के प्राइम मिनिस्टर रहे 2006 से लेकर 2014 तक, उनकी जो एंटी सुन्नी पॉलिसीज थी, जो जिस हिसाब से उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया सुन्नी पॉलिटिशियंस और सुन्नी पॉपुलेशन के साथ,
फंड्स के मामले में भी ज़्यादा फंड उन्होंने शिया डोमिनेटेड एरियाज़ को ही दिए डेवलपमेंट फंड्स, सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज़ में कम ही फंड लगाए। तो इससे वहाँ की लोकल जो सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन में एक रिसेंटमेंट हो गया अगेंस्ट दी रूलिंग डिस्पेंशन जो नूर अल मलिकी लीड कर रहे थे उस टाइम पे। तो नूर अल मलिकी को अमेरिकन भी उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अमेरिकन बैक्ड थे और अमेरिकन उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। उनकी जो एंटी सुन्नी पॉलिसीज थी उसकी वजह से ही आईएसआईएस का राइज हुआ इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने उसको ही कैश किया जो लोग डिसटेंटेड थे इराकी स्टेट के साथ, उन लोगों को इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया अपनी साइड करने में कामयाब हो गया। बाद में उनको काउंटर करने के लिए जो ये शिया लेड एक ब्लॉक बनाया गया पीएमयू जिसको बोलते हैं पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस वाला ग्रुप, इस ग्रुप को भी लीड वही लोग कर रहे थे जो ईरानियन बैक्ड थे। तो इन्होंने अल्टीमेटली आईएसआईएस को तो भगा दिया मोसुल से और नॉर्दर्न इराक से, लेकिन वो स्टेबिलिटी अब तक नहीं ला पाए हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स अभी भी सेक्टेरियन लाइन पे डिवाइडेड है। और वो डिवाइडेड पॉलिटिक्स होने की वजह से ईरानियन इन्फ्लुएंस हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ईरानियन बैक्ड जो ग्रुप थे जिन्होंने आईएसआईएस को हराया और सद्दाम के जाने के बाद धीरे धीरे करके इराकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो जो वहाँ की जुडिशरी हो, वहाँ का पार्लियामेंट हो या वहाँ का प्रेस हो, और इवन जितने भी ठेके हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो मोस्टली इन शिया ग्रुप्स को ही मिलने लगे क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया इराकी सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ाया और 2011 के बाद अमेरिका ने पुल आउट कर लिया इराक से और उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहा नहीं इराक के अंदर, स्पेशली अंडर ओबामा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप का पहला एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उस टाइम पे वो जो निगलेक्ट था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इराकी पॉलिटिक्स का, उसका फायदा ईरान ने और उठाया और ईरान ने अपने आप को इतना एंट्रेंच कर लिया वहाँ पर इराकी सोसाइटी के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर चीज़ जो भी तय होगा वो ईरानियन बैक्ड जो ग्रुप्स हैं, जो शिया ग्रुप्स हैं इराकी सोसाइटी के अंदर, वही तय करते थे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। लेकिन इनके अगेंस्ट लड़ने वाला एक मेन लीडर रहा हमेशा शिया कम्युनिटी से जो आया, उसका नाम है मुक्तदा अल सदर। तो मुक्तदा अल सदर क्योंकि अल सदर फैमिली से आते हैं, अल सदर फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फैमिली रही है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, और वो एक तरह से शिया कम्युनिटी के लीडर भी माने जाते हैं। और बगदाद जो कैपिटल है इराक का, वहाँ पर एक एरिया है जिसको हम सदर सिटी भी बोलते हैं, वो मोस्टली गरीब लोगों का एरिया है जो रूरल एरिया से आके कैपिटल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे बस गए। तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क ये फैमिली करती रही है। लेकिन ये जो मुक्तदा अल सदर है, इनके फादर को, मोहम्मद अल सदर को, सद्दाम हुसैन की फोर्सेज ने असैसिनेट कर दिया था लेट 90s में, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं ये थ्रेट बन रहा है हमारे लिए। तो जैसे ही सद्दाम पावर से गए तो सदर जो फैमिली है वो प्रोमिनेंट होगी इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। और स्पेसिफिकली 2021 का जो इलेक्शन था उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स ये मुक्तदा अल सदर की पार्टी ही जीती थी इराकी जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुए थे, क्योंकि इराकी पार्लियामेंट में 329 सीट्स हैं और उसमें से अप्रोक्सीमेटली अबव 70 सीट्स आई थिंक मुक्तदा अल सदर के ग्रुप ने जीती थी। लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं मिली, तो उनको मेजोरिटी के लिए बाकी कोलिशंस के साथ नेगोशिएट करने पड़ा, स्पेसिफिकली वो ग्रुप्स जो ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स हैं, और उन्होंने मुक्तदा अल सदर की पार्टी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तब से मुक्तदा अल सदर नाराज थे और पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर लिया, अपनी पार्टी को दूर कर लिया, क्योंकि उसके बाद सदर की फोर्सेज और जो ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, उन दोनों के बीच में क्लैशेस भी हुए बगदाद के कैपिटल के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद से मतलब मुक्तदा अल सदर ने अपने आप को इराकी पॉलिटिक्स से दूर कर लिया और कहा कि हम कोई भी इलेक्शन आने वाले टाइम में नहीं लड़ेंगे। और उसके साथ मुक्तदा अल सदर ने क्या किया, मुक्तदा अल सदर ने सऊदी अरेबिया या अमेरिका जैसी कंट्रियों के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुक्तदा अल सदर ये चाहते हैं कि जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है इराकी सोसाइटी के अंदर वो कम हो, क्योंकि वो हमेशा ही हार्मफुल है इराकी सोसाइटी के लिए ईरानियन इन्फ्लुएंस। वो इसलिए कि ईरान उसको एज ए बेस यूज करता है टू टारगेट इजरायली एंड अमेरिकन फोर्सेज इन द रीजन। तो वो रीजन के अंदर जितनी भी फोर्सेज हैं उनको टारगेट करने के लिए अगर इराक को बेस बनाएगा तो फिर वो रिटेलिएशन जब होगा अमेरिकन और इजरायलियों का तो वो इराक में ही होगा, जिसमें लोकल पॉपुलेशन मारी जाएगी। तो इसलिए मुक्तदा अल सदर चाहते थे कि ये इन्फ्लुएंस कम हो। लेकिन जो ये आर्किटेक्ट थे ईरानियन पॉलिसी के मिडिल ईस्ट में, जो इन्होंने बना रखी थी कि भाई पूरा मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस हो, उसके मेन आर्किटेक्ट थे कसीम सुलेमानी। और कसीम सुलेमानी ही इन सारे ग्रुप्स को लीड करते थे, एड एंड एडवाइस भी करते थे। वो जब तक थे सीन पे तब तक ईरान का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा इराकी सोसाइटी के अंदर, और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को भी पोटेंट बनाने में कसीम सुलेमानी की स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मेन थी। लेकिन कसीम सुलेमानी जो IRGC जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कमांडर भी थे, क्वाद फोर्सेस के, उनको असैसिनेट कर दिया अमेरिकन ने विद द हेल्प ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस 2021 के अंदर, जनवरी के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर ही उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक में कसीम सुलेमानी को मार दिया। और कसीम सुलेमानी के मरने के बाद जितने भी ग्रुप्स हैं जो ईरानियन बैक्ड शिया ग्रुप्स हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर या जो पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं, इन सारे ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि फिर ये आपस में ही लड़ने लग गए। और मेन टेस्ट जो आया
ईरानियन इन्फ्लुएंस का इराक के अंदर, वो आया इस साल के जून में। इस साल के जून में क्योंकि ईरानियंस की और इजरायलियों की आमने सामने डायरेक्ट फाइट होगी, जिसके अंदर इजरायली प्लेन्स ने बहुत सारी ईरानियन टेरिटरीज को टारगेट किया। काउंटर में ईरान ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी इजरायली टेरिटरी के अंदर। तो इस ओपन वॉर के अंदर ईरानियंस जो बैक्ड ग्रुप थे इराक के अंदर, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो भी वहाँ से लॉन्च कर सकते थे बहुत सारी मिसाइलें जो ईरान ने उनको दे रखी हैं, लेकिन उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट ना करना फ़ायदेमंद समझा, कि उनको ये लग रहा था कि अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे तो इजराइल हमारे ऊपर भी रिटेलिएट करेगा और हमारे को टारगेट करके भी हमारे को कहीं ना कहीं वीक कर सकता है। क्योंकि ईरान ने हिजबुल्ला जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है मिडिल ईस्ट में, जो उन्होंने लेबनान में खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया है पिछले 1-2 सालों में, जो इजराइल ने उनके अगेंस्ट जो टारगेटेड स्ट्राइक्स की हैं और उनके जो मेन लीडर्स को मारा है, स्पेशली जो उनका मेन लीडर हसन नसरल्ला, उसको भी असैसिनेट कर दिया। उसके बाद से हिजबुल्ला कहीं ना कहीं वीक हो रहा है लेबनानी सोसाइटी में, और गाजा वॉर के बाद इजराइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकला है। तो जो जितने भी ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स हैं उनको इजराइल कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहा है और अमेरिकन फोर्सेस भी टारगेट कर रही हैं। इसी डर से जो इराकी ग्रुप्स थे जो ईरानियन बैक्ड हैं, उन्होंने सोचा कि इस वॉर में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे ऊपर भी रिटेलिएशन आएगा, इसलिए उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरा, मुक्तदा अल सदर ने भी बहुत सारी पब्लिक स्टेटमेंट दे दी कि भाई अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये इराकी इंटरेस्ट के, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो इराकियों को इस वॉर से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद ईरान की जो इन्फ्लुएंस इराक के अंदर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अभी लास्ट मंथ इलेक्शंस भी हुए हैं इराकी पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि अभी मोहम्मद अल सुडानी जो 2021 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको बैक इन्होंने ही किया था ये ईरानियन ग्रुप्स ने, और वो चाहते थे कि हम इनको कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर मुक्तदा सदर वाला ग्रुप आ जाता पावर में तो वो कहीं ना कहीं ईरानियंस कितनी ज़्यादा मानते नहीं हैं और अपने आप को एक न्यूट्रल प्लेयर रखना चाहते हैं मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर, ताकि हमारे रिलेशन अमेरिकन और साउदीज़ के साथ भी अच्छे रहें जैसे हमारे ईरानियंस के साथ हैं। तो मुक्तदा अल सदर को पावर से बाहर रखने के लिए ईरानियन बैक्ड शिया ग्रुपों ने मोहम्मद अल सुडानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन सुडानी ने पिछले 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए, बहुत सारे हाईवे और बहुत सारे ब्रिजेस बनाए, स्पेसिफिकली बगदाद सिटी के अंदर। इसलिए अभी थोड़े दिनों पहले एक इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने बगदाद को बूम टाउन नाम दिया था, क्योंकि बगदाद में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है इराक के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ताकि उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सके। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने पिछले 4 साल में बैलेंस करके रखा ईरानियन और यूएस इन्फ्लुएंस को, क्योंकि यूएस ने सद्दाम से हटा के कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएस ने बनाया था इराकियों का, तो यूएस का हमेशा से इन्फ्लुएंस है इराक में आफ्टर द फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन। तो उनको इराक के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको यूएस को भी मेंटेन करके रखना है अपना एक अच्छा रिलेशन उनके साथ, और दूसरा उनको ईरानियन ग्रुप्स को भी खुश रखना है, क्योंकि वो एक मेन पावर ब्रोकर है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन दोनों को बैलेंस करना पहले वाले प्राइम मिनिस्टरों के लिए दिक्कत हो जाते थे। कुछ प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही प्रो ईरानियन दिखते थे, जिसके कारण जो बाकी ग्रुप्स थे जो एंटी ईरानियन है वो कहीं ना कहीं उस कोalition का मेंबर नहीं बनना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अल सुडानी ने पिछले 4 साल में अपने आप को एक न्यूट्रल प्लेयर दिखाया, और दोनों ही जो मेन पावर्स हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान, उन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया। जैसे यूएस में अभी ट्रंप साहब हैं तो उनको उन्होंने नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड कर दिया। साथ में उन्होंने गैस पाइपलाइन स्टार्ट कर दी जो कुर्दिश रीजन से टर्की में जाती है, क्योंकि अगर वो गैस पाइपलाइन नहीं चलेगी तो ईरानियन स्मगलर्स और ईरानियन स्टेट को उसमें काफ़ी फायदा होता है। तो ये पाइपलाइन स्टार्ट होने के बाद यूएस कहीं ना कहीं पैसिफाई हो गया। दूसरा ये है कि ईरान को भी उन्होंने क्लियरली चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ईरानियन ग्रुप के बेस पे ही उनकी सरकार टिकी हुई थी, तो उन्होंने ईरानियंस को भी खुश रखने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। तीसरा, वो जो रीजनल वॉर हुई अभी ये ईरान और इजराइल के बीच में, जिसका असर लेबनान के अंदर भी पड़ा और सीरिया के अंदर भी पड़ा, जहाँ साथ पावर से चले गए। तो ये सारे के सारे जो रीजनल जो ये लड़ाई चली हुई है, इससे इराक को उन्होंने काफ़ी दूर रखा, और ईरानियन बैक्ड जितने भी ग्रुप्स हैं उनको भी कह दिया कि आप इस वॉर में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे मोहम्मद अल सुडानी की एक पॉजिटिव इमेज बन गई, स्पेसिफिकली सुन्नी कम्युनिटी के अंदर। तो इस इलेक्शन में जो अभी ये पिछले महीने जनवरी में हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें इनके कोalition को ही मिली। इनको अप्रोक्सीमेटली 329 जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसमें 46 सीट्स मिले हैं इनके कोalition को, मोहम्मद सुडानी वाले को। और दूसरा, मुक्तदा सदर वाली पार्टी ने पार्टिसिपेट किया नहीं। और जो ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो असेब अल हक हो या फिर कतब हिजबुल्लाह हो या बदर ब्रिगेड हो, इनको भी 21, 27 और +6 अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ सीट्स मिली हैं। तो आज के दिन भी अगर सरकार बनानी है तो ये ईरान बैक्ड ग्रुपों की ज़रूरत है। लेकिन ईरानियन बैक्ड ग्रुप इस बार नहीं चाहते कि मोहम्मद अल सुडानी पीएम बने,
क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब की बार दूसरी बार पीएम बन गया तो नूर अल मलिकी की तरह काफ़ी पावरफुल हो जाएगा इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। और दूसरा ये ईरान से कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ दिख रहा है, ईरानियन बैक्ड ग्रुप को इतना सपोर्ट ये कर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मोहम्मद अल सुडानी का अभी पीएम बनना कुछ क्लियर नहीं है। अभी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए टॉक्स चली हुई हैं डिफरेंट फैक्शंस के बीच में, और आगे क्या रहता है वो देखने वाली बात है। लेकिन मेन बात ये है कि अब ईरानियन इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और ये जो डेजिनेशन हुआ है हिजबुल्लाह रूतीस का, क्योंकि हिजबुल्लाह तो मेन प्रोक्सी है उनका ईरानियंस का मिडिल ईस्ट में, और हुतीस को भी खड़ा ईरानियंस ने किया, उनको आर्म्स और प्रोवाइड करा के, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के, उनको बैलिस्टिक मिसाइल बनाना सिखा के, ताकि वो यमन की पॉलिटिक्स में जो आज पावर ब्रोकर बने बैठे हैं हुतीस, उसमें ईरानियन का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है और ईरानियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है होती है उसको उठाने के लिए यमनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन दोनों ग्रुप्स को अगर इराकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डेजिनेट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गलती से हुआ, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि अब इराक पूरा पूरा ईरानियन इन्फ्लुएंस में नहीं रहने वाला है, और उसको अगर ये लग रहा है कि उसके इंटरेस्ट में ये चीज़ है तो वो करेगा, ईरानियन इन्फ्लुएंस के हिसाब से नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि यूएस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इराक के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स को आप टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर करो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे जैसे हमने ईरान पे लगा रखे हैं, और जिससे उनके बैंक्स जो है, इराकी बैंक्स हैं या इराकी पॉलिटिशियंस का जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है वो, और साथ में उनकी जो ऑयल कंपनीज हैं इराक की, वो सारी की सारी स्टेट ऑयल कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगी, और उनके ऊपर सैंक्शन लगवाना वो चाहते नहीं है इराकी प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि इराक 2003 की जो वॉर स्टार्ट हुई थी, वो उसके बाद आईएसआईएस का राइज हुआ और जो इंसर्जेंसी देखी इराक ने, उसके बाद इराक अब पिछले कुछ सालों में थोड़ा स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स जा रहा है। तो वो ये नहीं चाहता कि अब अमेरिकन सैंक्शंस उसके ऊपर फिर से लग जाएं, क्योंकि अगर अमेरिकन सैंक्शन लगेंगे तो उसके पास वो एड एंड डेवलपमेंट फंड नहीं आएगा जो अमेरिकन सैंक्शंस अगर ना हो तो आएगा। तो इस सिचुएशन में इराक नहीं चाहता, और इराक एक क्रॉस एयर में फंस चुका है कि हम ईरानियंस को भी नाराज नहीं कर सकते और अमेरिकन को भी नाराज नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन जैसा पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि अपर हैंड कहीं ना कहीं यूएस का होता जा रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मैंने आपको बताया कि एक तो मोहम्मद अल सुडानी की जो प्रैग्मेटिक पॉलिसीज रही हैं पिछले 4 साल में, दूसरा कसीम सुलेमानी का पावर से एसेसिनेशन होने के बाद ये जितने भी शिया ग्रुप्स हैं जिनको ईरान बैक करता है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, ये सारे आपस में लड़ने लग गए हैं, और दूसरा इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से। तीसरा ये है कि ईरान खुद कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उसके जो मेन प्रोक्सीज थे हिजबुल्लाह, हुतीस, उनको जिस हिसाब से इसराइल ने पिछले 2-3 सालों में टारगेट किया है गाजा वॉर के टाइम से, उसके बाद ये ग्रुप्स वीक हो रहे हैं। तो इराकी ग्रुप्स जो हैं उनको लग रहा है कि हमारी हालत कहीं वही वैसी ना हो जाए जैसी